हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सां। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ो करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। दीवार को दर, पत्थर को गोहर, करगिस को हुमा क्या लिखना। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुसल्ला उठाइए, बिछाइए और तहज्जुद गुजारी पे लग जाइए। नवाफिल अदा कीजिए और रब्बे ताला से दुआ मांगिए कि आप कभी बीमार ना हो। अगर आप बीमार हुए तो आपके इलाज के लिए पाकिस्तान में आपके पास इस्तात मौजूद नहीं होगी। अगर आप मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाइए, अपने घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी बनाइए, उसमें सब्जियों को बीजिए। अगर आप इसकी भी इस्तात नहीं रखते तो फिर दुआएं ही आपका आखिरी आसरा है। पाकिस्तान के अंदर अपने रोज़ाना की बुनियाद पे सब्ज़ी ख़रीदने की तगोदो में लगने वालों, आपके लिए सब्जियों की कीमत में फिर से इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर महीने में एक बार गोश्त खाने की तगोदो करने वालों, आपके लिए इत्तला अर्ज है कि मुर्गी की सरकारी कीमत 605 रुपए मुकर्रर हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने वालों, आपके लिए इत्तला अर्ज है कि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर माहाना की बुनियाद पे अपनी बिजली के बिल अदा करते वक्त अपना सर पकड़ के बैठने वालों, आपके लिए इत्तला अर्ज है कि मजमुई तौर पर 16 अरब रुपया से जायद आपकी जेबों से निकलवाने के लिए समरी दायर हो चुकी है। आपके लिए इत्तला अर्ज है कि IMF ने शर्त आयद कर दी है कि 7 रुपए फी यूनिट आपके बिजली के बिल में बढ़ाया जाएगा। आपके लिए इत्तला अर्ज है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। मजमूई तौर पे महंगाई की शरह 45% तक पहुंच जाएगी। और आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बेहतर समत में गामजन होगा। आप ये सोचते हैं कि आपकी LCs खुल जाएंगी। आप ये सोचते हैं कि आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा। क्या कर्ज बार बार लेने से कारोबार बेहतर होते हैं? जब आप कर्ज वापस नहीं करेंगे और आप कर्ज की वापसी में तवालत के लिए हीले बहाने करते रहेंगे तो किस तरीके से आप अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं? मैं कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर एदाद शुमार की बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की जो 2013 से 2018 के दरमियान था, तो उसमें कर्ज जो वापस किया गया वो 9.953 अरब डॉलर वापस किया गया था। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था जिसमें कर्ज की वापसी की शरह 6.454 अरब डॉलर थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 20.454 डॉलर वापस किए। ये अरबों डॉलर्स की बात हो रही है। तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल किस नहज तक पहुंची है कि कोविड के बाद आप कर्ज की वापसी के लिए हीले बहाने करते रहे। आप मुख्तलिफ दोस्त मुमालिक के सामने फरियाद रसी करते रहे कि हम कर्ज वापस नहीं कर सकते, हमें कुछ देर की मुद्दत दे दी जाए। लेकिन आप ये देखिए कि आप पहले जो कर्ज लेते थे जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF शामिल था, उसमें 7 साल की मियाद शामिल होती थी। आप कर्ज को वापस करते थे, बड़ी मिकदार में नहीं करते थे तो कम मिकदार में करते थे, लेकिन इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर आपको कर्ज मिलता रहता था। फिर आपकी आबादी बढ़ती गई, आपके अखराजात में इजाफा होता गया, आपकी बरामदात और दरामदात का तनासुब इस हद तक बढ़ गया कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट यानी तजारती खसारे के अंदर इजाफा होता रहा, गर्दशी कर्जों में इजाफा होता रहा। फिर जाके बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उन्होंने अपना हाथ आपके सर से उठा लिया। वो शशोपंज का शिकार हो गए कि अगर आपको कर्ज दिया जाएगा तो किस तरीके से आप कर्ज की वापसी कर पाएंगे। उन्होंने फिर आपके ऊपर शराइत लागू करना शुरू कर दी। एक हुकूमत आई, घर चली गई, दूसरी हुकूमत आई, उसका रोना पीटती रही और नए एग्रीमेंट्स के लिए भी तैयार होती रही। नए एग्रीमेंट्स तैयार किए गए तो फिर उसके नताइज क्या सामने आए हैं? किसान पैकेज जिसमें बिजली की सब्सिडी दी जाती है, 1 मार्च से उसका खात्मा हो जाएगा। अभी किसान ये बात करते हैं कि बीज के अंदर सब्सिडी दी जाए, अभी किसान ये बात करते हैं कि स्प्रे के अंदर सब्सिडी दी जाए, अभी किसान ये बात करते हैं कि खाद के अंदर सब्सिडी दी जाए। फिर किसानों का हाल क्या होगा कि बिजली में जो सब्सिडी दी गई है वो सब्सिडी भी 1 मार्च को खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद मार्च से अप्रैल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपसे तकरीबन 35 अरब रुपए
वसूल किए जाएंगे। उसके बाद IMF ने वसूलियों का हदफ जो है वो 90.4% कर दिया है बिजली की वसूलियों का। किस तरीके से आप करेंगे? आपके लाइन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, लाइन लॉसेस में आप कमी नहीं वाकई करते और आप उसका जो सारा खुमियाजा है वो आम सारिफ के ऊपर डाल देते हैं और वो उसको भुगतना पड़ता है। बिजली जितनी चोरी होती है, जिन नो गो एरियाज के अंदर बिजली के कनेक्शन लगे हैं आप उनको मुनक़ता नहीं करते, उनसे बिजली के पैसे नहीं लिए जाते और वो सारा मलबा आम सारिफ के ऊपर डाला जाता है। यानी पाकिस्तान का अगर मजमूई तौर पर तखमीना लगाया जाए, अगर 1 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान से बिजली की वसूली करनी है, मिसाल के तौर पे अगर आप रख लें 1 अरब रुपया आपने वसूली करनी है, तो 1 अरब की वसूली की मद में आपको 50 या 60 करोड़ रुपए मिलते हैं। 40 करोड़ रुपया जो है वो आपको वसूलियां नहीं होती। वो कहां से नहीं होती? जो आपने कुंडे लगा के बिजली चोरी की होती है, जो मुल्क के अंदर नो गो एरियाज के अंदर कनेक्शंस लगे होते हैं, जो मुल्क के अंदर बेशुमार बड़े फीडर्स के ऊपर ट्रिपिंग बार बार करवाई जाती है और वो ट्रिपिंग की वजूहात कुछ और होती हैं, बताई कुछ और जाती हैं। उसका फिर खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम सारिफ को। आम सारिफ 13 रुपए का जो बिजली का यूनिट इस्तेमाल करता है, फिर उसको बढ़ा के 17 रुपए कर दिया जाता है। फिर आपको देखने में यह मिलता है कि आपका बिजली का बिल, उस पर टैरिफ 13 रुपए लगा, आपके हमसाए के बिजली के बिल के ऊपर टैरिफ 14 रुपए लगा, आपके दूसरे हमसाए के ऊपर बिजली का टैरिफ 19 रुपए लगा। फिर आप इस शशोपंज का शिकार हो जाते हैं कि हो सकता है स्लैब मुख्तलिफ हो। स्लैब मुख्तलिफ होने का मतलब यह है कि 100 यूनिट के बाद किसी ने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हों या 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल कर लिए हों, लेकिन आप बिजली के बिल देखते हैं तो आपको पता चलता है 98 यूनिट इसने इस्तेमाल किए, 90 यूनिट मैंने इस्तेमाल किए, 88 यूनिट दूसरे हमसाए ने इस्तेमाल किए, लेकिन टैरिफ सबके ऊपर मुख्तलिफ है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के ऊपर भी आपसे मुख्तलिफ पैसे वसूल किए जाते हैं। इन पैसों की वसूली इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर एक आम सारिफ अपना बिल उठाए और वापडा के दफ्तर में चला जाए और वहां पे सामने जाके एक सीन के सामने बिल रख दे और कहे कि हुजूरे वाला मुझसे कौन सी गलती हो गई, किस बड़े पावर हाउस को मैंने कनेक्शन दे दिया कि मेरी बिजली का बिल सर्दियों के अंदर भी सिर्फ 80 यूनिट के इस्तेमाल पे 12,000 से ज्यादा आ गया, इसकी वजूहात क्या है? वो आपके बिल की तस्दीक करेगा और लिखेगा कि आप 4,000 रुपए अदा कर दें, लेकिन फिर महीना दर महीना आपके बिल के अंदर वो तमाम वाजबात लगते हुए आएंगे। आप हर महीने जाएंगे, अपने वाजबात ठीक करवाते जाएंगे, लेकिन हर महीने आपको इस अजियत और कुफत को बर्दाश्त करना पड़ेगा तब तक जब तक आप अपने बिल की भूरी भरपाई नहीं करते। अगर नहीं करते तो आपके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा भी हो सकता है, आपके खिलाफ FIR का इंदराज हो सकता है और आपका मीटर उखाड़ के ले जाएंगे। तारीकी में कितने दिन बसर करेंगे और बिल आखिर आपको इस निज़ाम के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे और आपको अपने बिल की अदायगी करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, IMF ने यह कहा कि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार को तेज कर दिया जाए। पहले IMF ने यह कहा था कि अपने तरक्याती बजट को कम करें, तरक्याती बजट को कम करते हुए अपने अखराजात पे आप काबू पाएं, तभी आप हमारे कर्जों की वापसी कर सकते हैं और तभी आप मईशत को सहारा दे सकते हैं। अब बात यह सामने आई कि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार को तेज किया जाए। सवाल यह बनता है कि मेट्रो ट्रेन, सवाल यह बनता है कि ऑरेंज ट्रेन, सवाल यह बनता है कि ग्रीन बसेस, सवाल यह बनता है कि अंडरपासेस, ये सड़कें अवाम का पेट भर पाएंगी? अभी आप नए तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं, अभी आप अपने नामों की तख्तियां लगवा रहे हैं ताकि अवाम को यह पता चले कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कितनी सड़कें बनाई और आपने अपने दौरे हुकूमत में कितनी सड़कों का जाल बिछाया है। इस जाल को बिछाने में अवाम को यह भी बताइए कि इसके पीछे मकासद क्या थे, किकबैक्स कितने वसूल किए गए, कितनी मनपसंद कंपनीज को ठेके दिए गए और उन ठेकों को किस तरीके से दिया गया, बोलियां किस तरीके से हुई, इसका जवाब अवाम को बताना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करना आपकी जिम्मेदारी थी, आप नहीं कर पाए। दूध फरोशों ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया, सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज आता है, पेशावर पहुंचता है, 5-6 ममालिक से आता है, बोलियां लगती हैं और प्याज की फी किलो कीमत वहां पर 160 होती है और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते 250 रुपए फी किलो हो जाता है। ये बीच वाले अफराद जो मुनाफा कमा रहे हैं, जखीरा अंदोजी पाकिस्तान के अंदर हो रही है,
इनके खिलाफ इनका कला कमा तो आप कोई ना कर सके, इनके खिलाफ कार्रवाइयां तो आप ना कर सके। हाँ, आपने कार्रवाइयां की अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, आपने कार्रवाइयां की दूसरे लोगों की जबानबंदी के लिए, लेकिन आप मुल्क के अंदर मुआशी खुशहाली लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सके। आगे बढ़ के बात होती है टैक्स सिस्टम को ठीक किया जाए। कौन करेगा टैक्स सिस्टम ठीक? क्या ये हुजूर वाला टैक्स सिस्टम को ठीक करेंगे जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के टैक्स रिटर्न्स को सही तरीके से फाइल नहीं करते, जो अपने मजदूरों को तनख्वाह इस तरीके से देते हैं कि कैश में ज्यादा तनख्वाह जाती है और अकाउंट्स में कम तनख्वाह जाती है? क्या इस तरीके से टैक्स रिटर्न्स को फाइल किया जाएगा? क्या इस तरीके से आप महसूलात में इजाफा करेंगे? पाकिस्तान में महसूलात में इजाफा नहीं होने वाला। आम सारिफ से महसूलात में इजाफा बाद में आप कीजिए। इन बड़े बड़े शरीफों, उमरा, जरदारियों से पहले आगाज कीजिए जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के खाते अब भी चिट्ठे के ऊपर हाथ से लिखे जाते हैं। अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर इंदराज कुछ और पाया जाएगा और अखराजात की तफसीलात कुछ और सामने आएंगी। मुताबिकत अभी तक इनके नहीं है और करोड़ों रुपए के वकला कर रखे हैं जो साल हा साल टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं। आपके 50 करोड़ के अखराजात को 5 करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। आपकी आमदन 10 करोड़ से कम दिखा के 5 करोड़ दिखाई जाती है और 5 करोड़ आपके पास ब्लैक मनी पड़ी रहती है। फिर आप उस वक्त का इंतजार करते हैं कि हुकूमत कोई स्कीम कब खोलेगी, एमएनएसटी स्कीम कब आएगी जिसमें अपने रुपए को वाइट किया जाएगा। जब बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करेंगी तो फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख माहाना कमाने वाला आप ही के मुल्क में रहने वाला है। वो आप ही को देखता है, आप ही के तर्ज अमल को देखता है, आप ही के निजाम का हिस्सा है, तो फिर वो भी उसी निजाम का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। वो भी अपनी आमदन को छुपाएगा, वो भी ब्लैक मनी में इजाफा करेगा, वो भी रजिस्ट्रेशन से दूर भागेगा, वो भी किसी और के नाम पे अपनी जायदादें रखेगा और फिर अपने नाम पे असासाजात का इजहार बहुत कम करेगा। अगर आगाज करना है तो सबसे पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर से कीजिए। अगर आगाज करना है तो बड़ी बड़ी कंपनी से कीजिए। अगर आगाज करना है तो वफाकी कैबिनेट से कीजिए कि जब इनके गिर्द घेरा तंग होगा, जब इन्हें यह पता चलेगा कि हमारा माल जा रहा है, जब इन्हें यह इदराक होगा कि हमारे ऊपर सख्ती आ रही है, जब इन्हें पता चलेगा कि हमने पैसा मुल्क पाकिस्तान के खजानों में जमा करवाया है, तो फिर यह मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करने के लिए, टैक्स निज़ाम को तब्दील करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। बसूरत दीगर इस निज़ाम के अंदर अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को ही नवाजा जाएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं मशीनरी और खाम माल की दरामद को आसान बनाने का तरीकाकार मुतारिफ करवाने का IMF ने जोर दिया है। किस तरीके से आप मुतारिफ करवाएंगे? LCs आपने खोली नहीं, आपकी जितनी मशीनरी आनी थी उसके पार्ट्स अभी तक बंदरगाहों पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। डैमरेजेस में इजाफा हो रहा है, डॉलर्स की भरमार करनी पड़ रही है सिर्फ किराए के मद में, और किराए के मद में जब आपको डॉलर पे डॉलर फूंकना पड़ रहा है, आपको किराया अदा करना पड़ रहा है, तो जब आपकी मशीनरी आएगी, खाम माल आएगा, उसकी लागत में इजाफा हो जाएगा। तो आपने बैनुल अक़वामी सतह पे जो मुआहिदे किए हैं उनकी तकमील किस तरीके से करेंगे? आपने तो वहां पे कह दिया कि 50 अरब के इवज हम ये चीज आपको मुहैया करेंगे। जब आपको ये पता चलेगा कि 70 अरब तो आपकी अपनी लागत आ गई, तो क्या 20 अरब का नुकसान बर्दाश्त करेंगे? आपकी इंडस्ट्री बंद होने लगेगी। आपको ये उम्मीद है कि IMF अगर कर्ज की किस्त का इजरा कर देता है तो दीगर ममालिक जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल हैं, आलमी मालियाती दीगर इदारे भी शामिल हैं, दीगर दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, वो आपको डॉलर्स दे देंगे। लेकिन डॉलर्स फिल वक्ती आएंगे, डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हो जाएगी और हो सकता है दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो जाए। लेकिन IMF की शराइत को तो आपको मानना पड़ेगा, आपको इस बड़े घर की तो मानना पड़ेगी। अगर इस बड़े घर की फरमाइश से रूगर्दानी करते हैं तो फिर किस तरीके से मईशत को चलाएंगे? अवाम को बताइए, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हुए बताइए, अपनी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर बताइए कि हाँ PTI ने कबाड़ा किया, लेकिन उसमें मजीद कबाड़ा करने में जो जिम्मा उठाया है वो हमने उठाया है। हम मुल्क का मजीद कबाड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क के अंदर बेहतरी को लाना है तो उसके लिए हम अपनी जात से आगाज करेंगे। आपका पेट नहीं फाड़ेंगे, आपका खून नहीं बहाएंगे,
आपका पसीना नहीं बहाएंगे, आपकी आल औलाद को बाद में मुश्किल में डालेंगे, पहले हमारी आल औलाद कुर्बानी देगी। सवाल यह है कि कर्ज को उतारने के लिए आपको कौन सी शराइत पे अमल करना पड़ता है, कितने तरीके हैं। अगर आप बैनुल अक़वामी मईशत दानों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, तो आपके सामने मंजर वज़ा होता है कि कर्ज को उतारने के लिए 4 बड़े तरीके हैं। कर्ज को उतारने के लिए तरीका यह है कि कर्ज लेने के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ दिया जाए। हम कर्ज दर कर्ज हुसूल के लिए लाइंस में लगे रहते हैं और सवाल बनते हैं, सवालिया अंदाज में गदागरी करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ नहीं देते। मुतबादिल ज़राए क्या होते हैं? आपको छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ को फ़रोग़ देना पड़ता है, आपको छोटे कारोबार को फ़रोग़ देना पड़ता है, आपको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एग्रीमेंट्स करना पड़ते हैं कि हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ किस तरीके से दिया जाए। कर्ज के इजरा मुल्क के अंदर करना पड़ते हैं आसान शराइत के ऊपर, ताकि मुल्क की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले और मुल्क की इंडस्ट्री उसके मुतबादल में आपको बैनुल अक़वामी रेमिटेंसेस फराहम करे और ज़र मुबादला में इजाफा हो सके। आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आपके तमाम सेक्टर बंद होते जा रहे हैं। तामीरात का शोबा बंद हो गया, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद हो गई, धागे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा, खाम माल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा, अद्वियात की कीमतों के खाम माल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा। तो इन बोझ को कौन बर्दाश्त करेगा? इसकी सकत क्या किसी के अंदर मौजूद है? दूसरी बात यह कि आप सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर उन मंसूबों पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है जिसका किकबैक्स उनको अपने वोटों के हुसूल में मिलेगा। वोटों के तनासुब को बढ़ाने के लिए सिर्फ माल अगर खर्च किया जा रहा है तो मनपसंद जगहों पे खर्च किया जा रहा है। सेहत के हवाले से आपने निज़ाम को बेहतर बनाना था, लेकिन आपने चलते हुए निज़ाम का भट्टा बैठाने का सोच लिया। आपने सोचा कि सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो 400 अरब रुपया खर्च होगा उसको कट लगा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। इसकी भी बातें गर्दिश कर रही हैं। तालीम का निज़ाम एक टाटसन से उठा और एक एचीसन से, दोनों के अंदर अभी तक आप तनासुब को ख़त्म नहीं कर सके, उसका फ़र्क ख़त्म नहीं कर सके, और अब वो फ़र्क मज़ीद बढ़ता जा रहा है। आप हर साल अपने निसाब के अंदर तब्दीली करते हैं, मुल्क के अंदर एक निसाब को लागू नहीं कर सके। जब एक निसाब लागू नहीं हुआ तो फिर उसके अखराजात में भी फ़र्क आया, फिर लोगों को पढ़ाने के लिए मुश्किलात दरपेश आईं, सरकारी स्कूलों से रूगर्दानी होने लगी, प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुजू ज़्यादा होने लगा और प्राइवेट का खर्चा एक मुतवस्सत तबके के लिए उठाना मुश्किल होता रहा। उसके बाद टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए तगोदो करना पड़ती है, जिसकी मैं तफसील आपके सामने रख चुका हूँ। फिर उसके बाद कर्ज लेने और देने के निज़ाम को बेहतर करने पर तवज्जो देनी होती है। आप कर्ज लेने और देने का निज़ाम 2020 तक ठीक रख पाए या बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रख पाए तो कुछ बेहतर रख पाए, उसके बाद आपने उससे रूगर्दानी की और आप ज़वाल पजीरी की तरफ गामज़न हुए। फिर जो अहम मरहला है कि झटकों और बहरानों से निमटने के लिए हिकमत अमली को तरतीब देना चाहिए। आपने अब तक क्या हिकमत अमली तरतीब दी? आप हर साल सैलाब का सामना करते हैं, आपकी बस्तियां उधड़ जाती हैं, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन आप रिहैबिलिटेशन नहीं करते। आप रिहैबिलिटेशन के ज़ुमरे में आलम अक़वाम के सामने खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद फराहम की जाए। इमदाद आती है, खर्च कहाँ पर होती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप रिहैबिलिटेशन 50% तो कर लेते हैं, लेकिन उन आफतों से बचने के लिए इकदामात नहीं उठाते, प्रिवेंशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आपको हर साल फिर से उसी सैलाब का सामना करना पड़ता है। यानी एक सड़क टूटी तो उस सड़क के टूटने के बाद आप उसके मैयर्स को नहीं देखते कि क्या मैयर्स लेने चाहिए, हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए, क्या वासा का निज़ाम बेहतर नहीं था जिसकी वजह से ये सड़क बैठ गई, क्या यहाँ पर रेत और बजरी जो है जिसका इस्तेमाल हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। आप सिर्फ उसी गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं, वो गड्ढा भर तो जाता है, लेकिन फिर मुस्तकबिल के अंदर उस जैसे मजीद गड्ढे आपके सामने आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको ठोकरें लगती हैं, उठते हैं और गढ़ों को भरते हैं। आप पूरी सड़क की दोबारा से तामीर की कोशिश नहीं करते, आप आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं करते, बहरानों से निमटने के लिए इकदाम नहीं उठाते। आपको पता है डैम्स बनेंगे तो किसी न किसी हद तक सैलाब से हम बचाव के लिए इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन आप हर साल उन बहरानों का सामना करते हैं, बचाव के लिए इकदाम आपके पास नहीं होते।
पाकिस्तान डंग टपाऊ पॉलिसी के जरिए चल रहा है। इसीलिए कहता हूं, मुसल्ला उठाइए, दुआएं कीजिए। दुआओं के अलावा कोई आसरा दिखाई नहीं देता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।